सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो समाजशास्त्र विषय है, इस विषय के चैप्टर नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का परिचय, यानी कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, समाजशास्त्र के जो अध्ययन के क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है। तो कुछ समाजशास्त्री जो विद्वान हुए उन्होंने क्या परिभाषा दी है समाजशास्त्र को लेकर। देखो, अगर हम पाठ के नाम के आधार पर देखें तो समाज प्लस शास्त्र, यानी समाज का शास्त्र, यानी कि समाज क्या होता है, समाज किन किन भागों में बटा हुआ है, समाज को हम अच्छे से जान पाने के लिए हमें समाजशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पढ़ते इस चैप्टर को। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र के उद्भव को जान पाएंगे, हम समाजशास्त्र का अर्थ समझ पाएंगे, समाजशास्त्र के अध्ययन का जो क्षेत्र है और जो प्रकृति है उसको हम जान पाएंगे, और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को हम समझ पाएंगे। चलो पढ़ते हैं आगे। समाजशास्त्र का उद्भव का मतलब कि समाजशास्त्र का शुरुआत कहाँ से हुई, उसका उद्भव, एक तरह से उसका जन्म कैसे हुआ। आप एक ऐसे नवीन विषय से परिचित होने जा रहे हैं जिसके संबंध में शायद पूर्व में आपने विस्तार से नहीं जाना होगा। यानी कि जब आप क्लास 10 तक पढ़ते हो, है ना, तब आपके समाजशास्त्र विषय होता ही नहीं है। यानी आप सामाजिक विषय पढ़ते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा कुछ चैप्टर, एक आधा चैप्टर समाजशास्त्र से संबंधित आता है, लेकिन उस समय आप ये नहीं समझ पाते कि ये वास्तव में समाजशास्त्र को लेते हुए विषय, ये वाला विषय वस्तु वाला चैप्टर है क्या। लेकिन जब हम क्लास 12th में आते हैं, क्लास 11th में हम रेगुलर पढ़ते हैं, क्लास 12th में आते हैं, तब एक हमें विषय क्षेत्र चुनने पड़ते हैं जिसमें एक समाजशास्त्र भी विषय होता है। तो हो सकता है कि ये विषय आपके लिए एक नया हो। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र को विस्तार से जानेंगे, पहले आपने नहीं जाना था। यह समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ये विषय किस नाम से जाना जाता है, समाजशास्त्र के नाम से। इस विषय के संदर्भ में हम ये सब जानने का प्रयास करेंगे जो इस स्तर पर आवश्यक है। तो देखो, थोड़ा सा इस वीडियो को आप जो है 360 पिक्सल पर या 240 जो है पिक्सल होता है उस पर देखिएगा, क्योंकि बहुत बारीक अक्षर है, इस चैप्टर के अंदर ही बारीक अक्षर है। ठीक है, तो आगे देखो, हम सबको पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में उत्पत्ति कैसे हुई, यानी समाजशास्त्र को विषय के रूप में क्यों पढ़ा जाने लगा। हम हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन समाजशास्त्र को विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। समाज में किन्हीं भी साधनों, तकनीक, यंत्र, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों आदि का जन्म समाज की आवश्यकताओं के कारण होता है। हम समाज में जो भी तकनीक आती है, जो भी संसाधन आते हैं, जो भी यंत्र, जो भी परंपराएं हमारे समाज में होती है, जो भी हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, वो उसका जन्म क्यों होता है, कोई न कोई आवश्यकताओं के कारण इनका जन्म होता है। इसी प्रकार किसी विषय की उत्पत्ति भी समाज में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। इसलिए समाजशास्त्र जो विषय है, यानी किसी भी विषय की जब समाज में उत्पत्ति होती है तो उनकी तत्कालीन कुछ आवश्यकताएं हैं, उसी के कारण उस विषय की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य की रुचि अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की लगी के लिए जगी तो खगोल विज्ञान का विकास हुआ। कि जब मनुष्य अंतरिक्ष को जानने का इच्छा जाहिर की तो भूगोल है, खगोल विज्ञान, यानी पृथ्वी को जानने की इच्छा जाहिर की तो समुद्र की गहराई वगैरह जानने की इच्छा की तो समुद्र शास्त्र का विकास हुआ। पृथ्वी को जानने की इच्छा की तो भूगोल सब्जेक्ट का विकास हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जब वो खगोल विज्ञान को जानने की इच्छा जाहिर की तो फिर जो है यानी कि अंतरिक्ष को जानने की इच्छा जाहिर की तो खगोल विज्ञान का विकास हुआ। समुद्र की गहराई की जिज्ञासा ने समुद्र विज्ञान का विकास किया। अस्वस्थता को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक या चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ। इसी प्रकार समाज की आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए अर्थशास्त्र, राजनीतिक गतिविधियों एवं उनकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए राजनीतिक शास्त्र का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक किसी ऐसे विज्ञान का विकास नहीं हुआ था जो समाज को समझने में हमारी समझ को विकसित करता हो, जबकि यही समय था जब वैश्विक सामाजिक व्यवस्था तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी, और इसमें से कुछ सामाजिक परिस्थितियों को समाजशास्त्र के उद्भव का कारण माना जा सकता था। तो जब 19वीं शताब्दी के आरंभ में तो इस तरह का कोई जो है विकास नहीं हुआ था, इस तरह के विज्ञान का विकास, ऐसे विज्ञान है जो समाजशास्त्र के अंतर्गत हो, ऐसे विज्ञान का विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज परिवर्तन होता गया, उसका विकास होता गया, है ना, वैश्विक सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होता गया तेजी से, तब हमें जानना चाहा कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नया नया परिवर्तन आता जा रहा है, क्या क्या नई तकनीकें आती जा रही है। तो इसीलिए समाजशास्त्र विषय को चुना गया और इस विषय की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे सन 1450 से 1800 के मध्य में यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति हुई। इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड जैसे देशों में एशिया के देशों के व्यापार को बढ़ाने की
जुगत शुरू हो गई। वही ये काल था जब भारत और अमेरिका जैसे देशों की खोज भी हुई। इससे यूरोप का व्यापार एक वैश्विक व्यापार में परिवर्तन होने लगा। कागज़ की मुद्रा का भी इसी काल में विकास हुआ। तो कागज़ की मुद्रा यानी जो हम जो नोट देखते हैं, पैसे देखते हैं कागज़ में, उसका विकास भी इसी समय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विकास को स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे फलस्वरूप धीरे धीरे समाज में अपने अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न होने लगी। क्रांति से पूर्व फ्रांस में राजशाही थी, यानी राजा का शासन था। वे आम जीवन में मेजबी, आडंबर, चौर व्याप्त थे। आम जीवन जो था उसमें चारों तरफ आडंबर व्याप्त था, दिखावा व्याप्त था, अंधविश्वास था। आम जनता कुपोषण, सामाजिक असमानता व शासन के अत्याचारों से पीड़ित थी। इस क्रांति ने राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये जो शासन था, है ना, तो ये जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, जो कि 1789 में हुई थी, आपको याद रखना है। जिसने क्या किया, वहाँ की जो राजशाही शासन व्यवस्था थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया एवं लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र में क्या होता है, यानी लोगों का शासन होता है। लोग खुद वोट देती है, अपने राजा को चुनती है ना। जैसे आज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कौन सी है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, जिसमें हम खुद, जनता खुद उस चुनाव में भागीदार होती है, वो अपने जो है नेता को चुनती है। तो ये शासन व्यवस्था कौन सी होगी, लोकतंत्र शासन व्यवस्था। और राजशाही क्या होती है, राजा का पुत्र ही राजा बन गया, ठीक है, तो वो राजा कैसा भी हो, अब जनता को झेलना पड़ेगा उसको। तो इस तरह की व्यवस्था राजशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो ये जो समाप्त होकर लोकतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, किस वजह से, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू व रूसो जैसे दार्शनिकों के विचारों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। तो उसमें ये विचारक हुए हैं जिनका, ये दार्शनिक विचारक थे जिनका विचारकों का योगदान उस क्रांति में उल्लेखनीय था। इसके विचारों ने तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों को समझने की समझ लोगों में पैदा कर दी। अगला है औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप के कुछ देशों की तकनीकी एवं सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई। देखो, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब होता है 18वीं शताब्दी समाप्त होने तक, है ना, यहाँ समाप्त हो रही है, और 19वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा है। अगर हम अभी कहें कि हमारा सन 2024 चल रहा है, सन 2024, तो अभी हमारा सन 2024, तो हमारे इस 2024 का क्या है, ये जो है आरंभ ही है ना। क्योंकि अगर हमारी 21वीं सदी आएगी, सन 2101 आएगा, तब तक तो हमारा वो हो जाएगा उत्तरार्ध। लेकिन अभी 2024 चल रहा है, 2024, 2025 से 2099 तक पहुँचोगे, तब तक वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध आ जाएगा। लेकिन अभी ये पूर्वार्ध है, और फिर नए सन की शुरुआत होती है, नए दशक की शुरुआत होती है, शतक की शुरुआत होती है, ये दशक की शुरुआत होती है, तो वो होता है जो है पूर्वार्ध। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप के कुछ देशों की तकनीक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई, जिस औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, जिसे क्या दिया गया, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। तो कुछ परिवर्तन हुआ, कहाँ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, और सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तन भी इन देशों में हुआ। औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड में हुआ। पूछा जाए औद्योगिक क्रांति का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना इंग्लैंड में। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगों का मशीनीकरण हुआ, यानी जो उद्योग धंधे पहले हाथ से किए जाते थे उनको मशीनों द्वारा वो कार्य किए जाने लगा। उत्पादन में तीव्रता हुई, तो पता है जब मशीन आएगी तो उत्पादन में भी तीव्रता होगी। पूंजीवादी का जन्म हुआ एवं औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नवीन वर्ग का उदय हुआ, जिससे यूरोप व अन्य देशों में सामाजिक व आर्थिक जीवन में भारी बदलाव हुआ। इन बदलाव के चलते ही ऐसे विषय की आवश्यकता को महसूस किया गया जो सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। तो इसी कारण जो है सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुआ, ठीक है। और एक जो है नवीन वर्ग का उदय हुआ, वो कौन था, एक श्रमिक वर्ग था जो उद्योगों में काम करता था। पूंजीवादिता का जन्म हुआ। तो पूछा जाए औद्योगिक क्रांति से हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, या इंग्लैंड में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये देखो पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ से अंडरलाइन करती हूँ कि पूंजीवाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से पूंजीवाद का जन्म हुआ, श्रमिकों का उदय हुआ, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक जीवन में भारी बदलाव हुआ। इन बदलाव के चलते ही एक ऐसे विषय की आवश्यकता को महसूस किया गया जो सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। सन 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक आर्गेस कॉम्पेट ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का आरंभ किया, जिससे उन्होंने सामाजिक भौतिक नाम दिया, किंतु कालांतर में उन्होंने इसे समाजशास्त्र के नाम से पुकारा।
भारत में समाजशास्त्र का विकास। अब देखो भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में आरंभ देर से हुआ, किंतु सामाजिक जीवन का विषय के रूप में अध्ययन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। देखो समाजशास्त्र जो विषय है उसका आरंभ तो देर से हुआ भारत में, लेकिन एक सामाजिक जीवन का विषय है, जो सामाजिक जीवन हमारा जो विषय है उसका अध्ययन तो प्राचीन काल से करते आ रहे हैं कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनकी परंपराएं क्या है, वो तो हम पहले से जानते आ रहे हैं। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र व मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति एवं ऐसे ही अनेकों ग्रंथों में हम तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के स्वरूपों को समझ सकते हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो कि एक राजनीतिक विज्ञान के ऊपर लिखा गया है, राजनीतिक स्थिति पर लिखा गया है ना, मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति पढ़ते, तो उस समय इन ग्रंथों से हमें उस समय की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। परंतु इन ग्रंथों का विषय विशेष के परिप्रेक्ष्य का आधार नहीं है। भारत में समाजशास्त्र का आरंभ मुंबई, वर्तमान नाम मुंबई विश्वविद्यालय से माना जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कहाँ से माना जाता है, मुंबई विश्वविद्यालय से माना जाता है। सन 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। वहीं 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। तो ये यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ये आपकी बहुत मोस्ट है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में कब से आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, कौन से विश्वविद्यालय से आरंभ हुआ। ठीक है, सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन आरंभ हुआ, यानी कि 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय थे, वहाँ समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू हुआ। 1923 में आंध्र व मैसूर विश्वविद्यालयों में भी इसका एक विषय के रूप में अध्ययन शुरू हुआ। भारत में समाजशास्त्र के शेषकाल में इसे अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। शेषकाल का मतलब होता है जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, उसका भी बचपन ही था। ठीक है, उस समय जो है समाजशास्त्र को अन्य विषयों के साथ ही पढ़ाया जाता था, जिसमें मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र प्रमुख थे। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों बाद समाजशास्त्र के विकास ने गति पकड़ी तथा देश के लगभग सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाने लगा। G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, K.M. कपाड़िया, D.N. मजुमदार, S.C. दुबे, A.K. सरन, P.H. प्रभु, A.R. देसाई, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह इत्यादि भारत के अग्रणी समाजशास्त्री माने जाते हैं। तो आपको ये समाजशास्त्रियों का नाम याद रखना है, जो कि उस समय माने जाते थे, अभी भी माने जाते हैं, जिन्होंने आरंभिक समाजशास्त्र का जो शेषकाल था, बचपन का समय था। बचपन का समय शेषकाल मतलब जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आगे देखो। समाजशास्त्र का अर्थ में परिभाषा, कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। समाजशास्त्र के उद्भव को जानने के बाद अब हम समाजशास्त्र के अर्थ को जानेंगे। हमें किसी भी विषय के अर्थ को जानने के लिए उसकी परिभाषा को समझना जरूरी है। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने कहा, देखो समाजशास्त्र के अर्थ को बताते हुए समाजशास्त्री जो है किंग्सले डेविस, उन्होंने कहा समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि समाजशास्त्र क्या है, मानव समाज का अध्ययन है। मानव किस तरह से रहता है, इसकी परंपराएं क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसको जानना ही समाजशास्त्र है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। उनके अनुसार संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया को अध्ययन कहा जाता है। तो मैकेने गिली के अनुसार क्या कहा गया है कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आता है ना, उसके फलस्वरूप उनमें जो अंतर्क्रिया होती है, आपस में व्यवहार होता है, उसी का अध्ययन करना क्या है, समाजशास्त्र है। इसी प्रकार मैकाइवर और पेजे ने कहा है कि संबंधों के जाल को ही समाजशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति रहता है, आपस में संबंध बनाता है, एक दूसरे से व्यवहार करता है। ठीक है। M.S. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह है उसका विज्ञान ही क्या है, समाजशास्त्र। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि डेविस जहां समाज के अध्ययन पर बल देते हैं, वहीं मैकाइवर एवं पेज सामाजिक संबंधों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। जॉनसन सामाजिक समूह व गिली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र मानते हैं। अतः समाजशास्त्र की कोई सामान्य परिभाषा दे पाना संभव नहीं है। एक कोई समाजशास्त्र की एक कोई सामाजिक सर्वमान्य परिभाषा हम दे कि वो परिभाषा जो सभी के द्वारा मान्य हो, तो एक परिभाषा निकालना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने विचार के अनुसार उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी परिभाषाओं में एक समानता है कि वे बताती है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में से सामाजिक संबंध बनते हैं और सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह का विकास होता है। अगर हम सभी परिभाषाओं को मिला जुला एक निचोड़ निकालें तो पता चलता है कि सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है ना, कि
कि सामाजिक अंतःक्रिया, जब आपस में लोग रहेंगे, आपस में उनका व्यवहार होगा, है ना, उसी अंतर संबंध के कारण ही सामाजिक संबंध बनते हैं। सामाजिक संबंध में ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा भाई है, ये हमारा चाचा है ना, ये सामाजिक संबंध हमारे बन जाते हैं। और इसी सामाजिक संबंधों के आधार पर एक सामाजिक समूह का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये सभी समाजशास्त्र में पढ़े जाते हैं। ऊपरी परिभाषाओं के आधार पर हम समाजशास्त्र के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होते हैं तो वे अंतःक्रिया कहलाती है। अब अंतःक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वही अंतःक्रिया है। और यदि अंतःक्रिया में स्थायित्व हो तो वह अर्थपूर्ण भी हो तो सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। जॉनसन के अनुसार समूह का तात्पर्य केवल व्यक्तियों से नहीं है बल्कि व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया से है। कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वही सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि उनके बीच में आपस में जो व्यवहार होता है ना, जो भाईचारा होता है, वो दुख सुख के साथी होते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कई सामाजिक क्रियाएं होती हैं, वही क्या है, वो अंतःक्रिया ही क्या है, एक समाजशास्त्र के अंतर्गत ली जाती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, समूहों, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, परिस्थिति एवं भूमिका आदि का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। तो प्रमुख रूप से ये हो गया। तो मिला जुला रूप की संस्थाएं होती है सामाजिक, कुछ समूह होते हैं, सामाजिक नियंत्रण होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसका जो मिला जुला रूप है उसका अध्ययन करना ही सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। ये समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कि समाजशास्त्र में कौन कौन से विषय क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। समाजशास्त्र के अर्थ को जानने के पश्चात उसके विषय को जानना भी जरूरी है। विषय क्षेत्र का अर्थ किसी भी विषय की वह संभावित सीमाएं हैं जहाँ तक उस विषय का विस्तार है या उस विषय का अध्ययन संभव है। समाजशास्त्र चूँकि एक नया विषय है, देखो समाजशास्त्र विषय क्षेत्र का मतलब उसको कहाँ तक पहुँच है समाजशास्त्र। हम समाजशास्त्र के अंदर किन किन विषय क्षेत्र को हम जानते हैं, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसलिए इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित करना सहज कार्य नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, देखो अब दो भाग कौन से? स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के मुख्य समर्थक जॉन सीमेल तथा एफ टॉनिज है एवं अन्य समर्थक विद्वानों में मैकबेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, वान वीज प्रमुख माने जाते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट एवं शुद्ध विज्ञान मानते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों के अनुसार अन्य विज्ञानों की ही भांति समाजशास्त्र की अपनी समस्या अथवा सामग्री होनी चाहिए जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए तथा जो अन्य विज्ञानों से अलग भी हो। ये संप्रदाय वस्तु अथवा घटना की अंतर्वस्तु के स्थान पर उसके स्वरूप के अध्ययन पर जोर देता है। यानी कि जो विषय वस्तु होती है, जो वस्तु होती है, जो घटनाएं होती है, उसके अंतर्वस्तु के स्थान पर उसका स्वरूप कैसा है उस पर यह जोर देता है। इस विचारधारा को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों को भी जानने की भी आवश्यकता है। देखो जॉन सीमेल के विचार क्या थे कि उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप है, एक अंतर्वस्तु होती है। देखो एक कोई भी वस्तु होता है उसका स्वरूप होता है, उसकी अंतर्वस्तु होती है जो कि एक दूसरे से भिन्न होती है तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। सीमेल के अनुसार सामाजिक संबंधों को भी स्वरूप और अंतर्वस्तु के आधार पर विभक्त किया जा सकता है एवं समाजशास्त्र में हमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। अगला है वीरकांत के विचार। वीरकांत समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते थे तथा उनका कहना था कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए क्योंकि यह स्वरूप ही व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधता है। उनके अनुसार भावात्मक और मानसिक संबंधों से ही सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। जब आपस में भावात्मक मानसिक रूप से जो संबंध होते हैं उसी से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते थे तथा उनका विचार था कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो भी सामाजिक क्रियाएं होती है उसी का अध्ययन करें। मैक्सवेल के अनुसार प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती बल्कि वही क्रिया सामाजिक होती है जिसमें क्रिया को करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार वह क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो तथा उसी के अनुसार उसकी गतिविधियाँ निर्धारित हो। देखो सभी सामाजिक क्रियाएँ सभी क्रियाएँ सामाजिक नहीं होती है ना, कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक क्रिया वही कहलाएगी जब हम कोई क्रिया करेंगे, हम कोई गतिविधि करेंगे, उससे कोई सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो रहा हो, है ना, उसकी जो है हमारी वजह से उसका वो प्रभावित होता है और उनकी गतिविधियाँ भी उसी वजह से निर्धारित होती है, तभी वो सामाजिक जो है सामाजिक समूह या स्वरूप कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरूपात्मक विचारधारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानती है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मानती
है। तो सामाजिक स्वरूप का जो अध्ययन क्षेत्र है उसी को ही क्या मानती है, समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र मानती है। अगला है स्वरूपात्मक समुदाय की आलोचना। अब इसकी आलोचना भी हुई है। देखो, अगर कोई कथन होगा, कोई विचारधारा होगी तो उसकी आलोचना भी दूसरे लोग करेंगे। मान लो किसी समाजशास्त्री ने कोई विचार दिया कि हाँ नहीं, समाजशास्त्र को इस तरह से मानते हैं, तो उसकी कमियाँ निकालने वाले भी दूसरे लोग होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो देखो, अब इसकी आलोचना की है। इस विचारधारा के प्रमुख आलोचक सोरोकिन तथा फीचर जैसे समाजशास्त्री है। इस विचारधारा के संबंध में प्रमुख आलोचना निम्नलिखित है। सामाजिक संबंधों में स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद करना कठिन होता है। देखो, सामाजिक संबंधों में के जो स्वरूप कैसा है और उसकी अंतर्वस्तु क्या है, उसमें भेद करना ही कठिन है। भाई, आपका किसी से व्यवहार है, सामने से दिखाई देता कि अच्छा व्यवहार है, लेकिन अंतर्गत वस्तु आपका क्या चल रही है उसका अध्ययन करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र तथा पूर्ण शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करती है। कानून शास्त्र, अर्थशास्त्र सहित कुछ अन्य विषय भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। अगला समन्वयकारी संप्रदाय। अब इसी का ही है, पहले हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ा, अब है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, जिन्सबर्ग आदि है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों का विश्वास है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा इसका अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण समाज है। इसके अनुसार समाज जीवधारी शरीर की भांति है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इन अंगों के पारस्परिक संबंधों को जानना जरूरी है और यही कारण है कि समाजशास्त्र का एक सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए। इस विचारधारा को समझने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों को जानेंगे। सोरोकिन के विचार। सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे। इनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान क्या करता है, विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। ये घटनाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है। इसीलिए समाजशास्त्र को इन सभी घटनाओं में जो सामान्य है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक और मनोरंजनात्मक। ठीक है, तो देखो, ये सभी आर्थिक में ABCDEF होता है, राजनीतिक में ABCEGH होता है, यानी उससे कुछ चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। हम समाज के अंदर सभी चीज़ें देखते हैं। अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति भी हमारे समाज में, यानी आर्थिक गतिविधि हमारे समाज में चलती है, राजनीतिक गतिविधि हमारे समाज में चलती है, धार्मिक चीज़ें भी हमारे समाज में होती है, वैधानिक यानी जो कानून पद्धतियाँ हैं वो भी हमारे समाज में है, मनोरंजन भी हमारे समाज में होता है ना। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यही कहते हैं कि समन्वयकारी जब बताया गया समाजशास्त्र को, इन्होंने समन्वयकारी बताया। समन्वयात्मक यानी समन्वय के में सबका मिला जुला रूप इसमें शामिल है। आप अकेले नहीं कह सकते कि इसमें विशेष क्षेत्र जो अंतर्वस्तु हो सकती है या बाह्य वस्तु हो सकती है, नहीं। समाज में अगर हम देखें सारी चीज़ें हमारे समाज में शामिल है। आज आप रह रहे हो तो आपके घर परिवार में धार्मिक रीति रिवाज भी होते हैं, है ना, आपके अड़ोस पड़ोस से आपके संबंध भी होते हैं। ठीक है, कानूनी व्यवस्था भी होती है, नियम कायदे भी होते हैं, मनोरंजन भी आपके घर में होते हैं, आपके पड़ोस में होते हैं, आपके समाज में होते हैं। तो ये क्या है, समाज क्या है, एक समन्वयात्मक है, यानी सभी चीज़ों का मिला जुला रूप है। ये अकेला सिर्फ स्वरूप ही नहीं कि हमने बाह्य रूप से समाज को देख लिया, व्यक्ति को देख लिया, बट ठीक है ना, आंतरिक रूप से भी आपस में संबंध होते हैं। चलो, सारणी से विदित होता है कि सभी विज्ञानों के अध्ययन से क्षेत्र में ABC आते हैं, किंतु वे उसका विशेष अध्ययन नहीं करते हैं। अर्थात DEF का, राजनीति शास्त्र GHI का एवं अन्य सामाजिक विज्ञान इसी प्रकार अपने अपने विशेष अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु इन सभी में जो सामान्य तथ्य है वो ABC, वही समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है। कुल मिला के बात यह है कि समाजशास्त्र के अंदर सारे विषय समाहित होते हैं जो हमारे समाज के अंतर्गत हम देखते हैं। दुर्खिम के विचार। दुर्खिम के अनुसार पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाकर अन्य विज्ञानों की भांति अपने स्वतंत्र नियमों को विकसित करना चाहिए। फिर सामान्य विज्ञान के स्वरूप में अन्य समाज विज्ञानों से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। दुर्खिम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून, इतिहास, धर्म, सामाजिक, अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए शोध से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इसमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। समन्वयात्मक समाजशास्त्र की आलोचना है। अब देखो, इसकी भी आलोचना हुई है, जो समन्वयात्मक समाजशास्त्र है उसकी भी आलोचना की गई है। इस संप्रदाय को दो प्रमुख आलोचना निम्नलिखित है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों पर पूरी तरह आश्रित हो जाएगा तथा इसका कोई स्वतंत्र विषय ही नहीं रहेगा।
समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बताने की चेष्टा में यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी बन कर रह जाएगा। समाजशास्त्र की अपनी अध्ययन पद्धति का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसका जो है आलोचना की गई है। निष्क्रियता समाजशास्त्र के विषय में हम निष्कर्ष रूप में बता सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दोनों संप्रदायों के विचारों को जानने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ही संप्रदाय के विचार एकांकी है। समाजशास्त्र ना तो पूरी तरह विशिष्ट विज्ञान है और ना ही पूरी तरह सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार सामान्य तथा विशिष्ट दोनों तरह के दृष्टिकोण को अपनाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति, यानी समाजशास्त्र की जो प्रकृति किस तरह की है वो हम देखेंगे कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को जानने के पश्चात हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। विषय की प्रकृति से तात्पर्य यह जानने का प्रयास है कि विषय विज्ञान अथवा कला का कुछ और कि विषय विज्ञान है अथवा कला है या फिर कुछ और है। कि जब हम किसी विषय को प्रकृति को देखते हैं, भाई आप कोई भी विज्ञान का संबंधित कोई अनुच्छेद आ गया, कोई पैराग्राफ आ गया और उसको आपने पढ़ा, पहचान लिया कि अरे ये तो विज्ञान से संबंधित है। आपने कुछ सवाल निकाले, कुछ इस तरह के कोई पैराग्राफ है, उसमें लगा कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है जो गणित संबंधी है, तो आप लगा अरे ये तो गणित विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कोई राजनीतिक विज्ञान की बात आ गई तो आप समझोगे ये तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्षेत्र का अनुच्छेद है। कोई कविता आ गई तो आप समझ जाओगे तो हिंदी विषय क्षेत्र से संबंधित है, यानी हिंदी से संबंधित है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ यही बताया गया है कि विषय की प्रकृति से क्या मतलब है कि विषय विज्ञान है अथवा कला है या कुछ और है, वो जानना। विज्ञान शब्द सुनते ही हमारी कल्पना में प्रयोगशाला और उसमें कार्य में आने वाली वस्तु आती है, लेकिन प्रयोगशाला में अध्ययन किए जाने वाले विषयों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य विषय है जिन्हें विज्ञान माना जाता है। सभी विज्ञान के अंतर्गत ये नहीं सभी चीज़ें प्रयोगशाला में ही होती हो, प्रयोगशाला के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें जिसको हम विज्ञान मानते हैं। इन विषयों के संबंध में जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि विज्ञान कहते किसे है। स्टुअर्ट चेस्ट ने विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इस प्रकार चेस्ट ने विषय सामग्री की तुलना से ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को विज्ञान कहा है। चेस की ही भांति कार्ल पियर्सन का भी मानना है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति से है, न कि उसके विषय सामग्री से। कुछ विद्वान क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं और ये ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके नामांकित चरण है। तो कुछ विशेष पद्धति को भी वो विज्ञान बोलते हैं, जैसे कि समस्या अध्ययन, विषय का ज्ञान होना, विषय का चयन। तो अगर हम देखें ये विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का संबंध तो ज्ञान प्राप्ति से ही है कि हम जब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वही विज्ञान है। ठीक है, तो कुछ विद्वान एक विशेष प्रकार के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान मानते हैं और यह ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उसके कुछ चरण है। पहला क्या है, समस्या अध्ययन विषय का चयन, यानी कि समस्या क्या है, अध्ययन विषय क्या है, उसका चयन करना, उपकल्पनाओं का निर्माण करना, तथ्यों का संगठन करना, तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण करना, सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण करना। तो इसके आधार पर एक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। देखो, समस्या क्या है उसका अध्ययन करना, फिर है उपकल्पना, यानी समस्या कैसे कैसे आ सकती है, इसकी कल्पनाओं का निर्माण करना, फिर उस समस्या संबंधी जो भी तथ्य है ना उसको इकट्ठा करना, संकलन करना, इकट्ठा करना, और फिर उन तथ्यों का वर्गीकरण करना कि इस तथ्य ये जो तथ्य है इसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है, उसका जो हल निकालना, उसका विश्लेषण करना और फिर सामान्य सिद्धांत को उस समस्या को हल करने के लिए बनाना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। अब तक हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग ही विज्ञान होने का अपरिहार्य आधार है। अब हम ये जानने कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आपको भी प्रश्न बनता है कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, तो वह है वस्तुनिष्ठता। विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है अध्ययनकर्ता द्वारा निष्पक्ष अध्ययन करने से, यानी कि वस्तुनिष्ठता मतलब निष्पक्ष उसने अध्ययन किया है, अर्थात अध्ययनकर्ता अध्ययन करते समय अपने विचारों, मनोवृत्तियों, मनोभावों एवं पूर्व धारणाओं को अध्ययन के में सम्मिलित नहीं करके तथ्यों के आधार पर अध्ययन करे, यानी कि एक विशिष्ट तथ्य के आधार पर वो अध्ययन करे, है ना, उसमें उसकी खुद की धारणाएं, खुद की मनोवृत्तियाँ, खुद के विचार उसमें शामिल ना हो और एक निष्पक्ष रूप से वो तथ्य को देखते हुए उसका आंसर दे। निश्चयात्मकता, वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। सत्यपालनशीलता, विज्ञान की एक मूलभूत विशेषता यह है कि उसमें संकलित ज्ञान या तथ्य पर संदेह होने पर उसका पुनः सत्यापन किया जा सकता है। देखो, विज्ञान तो प्रयोग पर आधारित होता है, प्रयोग करो, वास्तव में जांचो परखो और उसके बाद में उस पर विश्वास करो।
कार्य कारण संबंध, विज्ञान कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है, अर्थात घटनाओं के कारणों को जानने में विज्ञान सक्षम होता है। सार्वभौमिकता, वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर बनाए गए नियम सार्वभौमिक होते, अर्थात ये समय व स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होती। विज्ञान ने जो नियम बना दिए वो सभी जगह लागू हैं, वो समय और स्थान के आधार पर परिवर्तन नहीं होते। मान लो मैं कहूँ नींबू खट्टा है, ठीक है, नींबू खट्टे होते हैं, तो किसी भी देश में चले जाओ नींबू खट्टे ही होगी, है ना। ये जांचा पर का ज्ञान है तो वो विज्ञान में है। अनुभविकता, विज्ञान में अध्ययनकर्ता इंद्रियों की सहायता से तथ्यों को एकत्रित कर उसका अवलोकन करता। अनुभव हमें कब होगा? जब हम अपनी इंद्रियों से, अपनी जो आँख, नाक, कान, जो हमारी जीवा है, स्वाद चखना है, सूंघना है, कानों से सुनना, आँखों से देखना है, त्वचा से स्पर्श करना है ना, इन्हीं से हमारे ज्ञानेंद्रिय से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी से हम अनुभव लेते हैं। अर्थात ये ज्ञान कोई कल्पना या भावनाओं पर आधारित नहीं होता बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। पूर्वानुभव, विज्ञान तथ्यों के अध्ययन के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम है। सामान्यीकरण, विज्ञान में अध्ययन या शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम को प्रतिपादित किया जाता है। अगला, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति क्या है? अब तक हमने ये जानना कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र के जो जनक है आर्गस काम्टे सहित इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर इत्यादि विद्वान समाजशास्त्र को आरंभ से ही विज्ञान मानते आए हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के निम्नलिखित आधार है। अब पूछा जाए समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के आधार कौन कौन से, तो पहले है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, सत्य पालनशीलता है जिसका हमने अभी विस्तार से ऊपर पढ़ाई है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, सार्वभौमिकता है, पुनरामूल्यांकन, पूर्वानुमान है, अनुभविक अध्ययन है, कार्य कारण संबंधों की स्थापना है, सामान्यीकरण है और निश्चितता है। उपयुक्त बिंदुओं को हम पूर्व में समझ चुके हैं, किंतु हमें यह समझना होगा कि चूंकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है अतः उसकी सीमाएं अपनी सीमाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान की विषय सामग्री मानवीय भावनाओं से परे होती है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री मनुष्य होते हैं जो कि अपने व्यवहार से में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः समाजशास्त्र में सत्य पालनशीलता व पूर्वानुमान लगाना प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों का अपनी अध्ययन सामग्री से किसी प्रकार का भावात्मक लगाव नहीं होता है, किंतु समाजशास्त्र के अध्ययन से ऐसा संभव नहीं है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु ही मनुष्य एवं उसके सामाजिक संबंध होते हैं। मानवीय भावनाएं कभी भी विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। अतः हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, अब हम समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। पूर्व अध्ययन में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि एक ही समस्या अथवा अध्ययन विषय का अध्ययन अलग अलग विज्ञान कर सकते हैं। तो अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ही विषय का अध्ययन करने पर विभिन्न विज्ञानों के अध्ययन में क्या अंतर होने की संभावना है। इस अंतर को जानने के लिए हमें पहले परिप्रेक्ष्य में के अर्थ को समझना होगा। हमें इस तथ्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हर विज्ञान का अपनी अध्ययन समस्या को जानने का एक दृष्टिकोण होता है। हर विज्ञान की अपनी अध्ययन समस्या को जानने का क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, जो कि दूसरे विज्ञान से भिन्न होता है। इस दृष्टिकोण को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं कि हर विज्ञान को अपनी समस्या को समझने का, जानने का एक अलग दृष्टिकोण होता है ना। तो इन भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वाले विज्ञान को ही क्या कहते हैं, तो इस दृष्टिकोण जो ये नजरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसे समझने के लिए हम समाजशास्त्री ई चिनोया के द्वारा दिए गए उदाहरण को जानेंगे। चिनोया के अनुसार एक डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्र द्वारा उसकी बाजार में मांग, तो देखो डबल रोटी है, डबल रोटी का अध्ययन एक अर्थशास्त्री द्वारा क्या किया जाएगा, बाजार में उसकी मांग क्या है, उसका विक्रय मूल्य, उसकी उत्पादन लागत, लाभ हानि आदि अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। एवं एक इतिहासकार के द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण में इसका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें वह डबल रोटी की उत्पत्ति का इतिहास जानेगा कि डबल रोटी की उत्पत्ति कब हुई थी, है ना, उसका इतिहास वो जानेगा तथा उसके प्रसार को जानने का प्रयास करेगा कि इतिहास में यही तो जाना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसका प्रसार कैसे हुआ। वहीं एक पोषाहार विशेषज्ञ यह जानने की चेष्टा करेगा कि डबल रोटी खाने वाले के शरीर को कितना पोषण मिल रहा है और यह स्वास्थ्य पर भी है अथवा नहीं। एक मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य इस संबंध में अलग होगा, वह इसका मूल्यांकन खान पान की आदतों के दृष्टिकोण से कर सकता है, परंतु एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यह देखेगा कि यह डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती। देखो अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वो अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र के बारे में दृष्टिकोण या नजरिया रखते हैं। हम अब ये जान चुके हैं कि प्रत्येक विज्ञान
का किसी भी घटना को अध्ययन करने का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है। एक डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती है? इस जिज्ञासा का उत्तर ये है कि डबल रोटी खाते समय बच्चे आपस में झगड़ पड़े। यह भी हो सकता है कि इस बात को लेकर पति पत्नी अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या यह भी हो सकता है कि डबल रोटी खाकर बच्चे खुश हो जाएं। संभव है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और अपनत्व की भावना भी विकसित हो। तो इसी तरह हर परिप्रेक्ष्य का हर अलग अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ। देखो, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ जानने से पूर्व हमें परिप्रेक्ष्य का अर्थ जानना होगा। परिप्रेक्ष्य शब्द की अंग्रेजी पर्सपेक्टिव होती है। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, अर्थात किसी माध्यम से देखा जाए। सीन थ्रू मतलब किस माध्यम से उसको देखा गया, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना अथवा निरीक्षण करना। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या विचार है, अब हम यह जानेंगे। लुंडरवर्क ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में परिप्रेक्ष्य के अर्थ को समझाया है। वे कहते हैं कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था के संदर्भ परिधि का निर्माण होता है। आदतों की ये व्यवस्था लोक भाषा में होती है, जिन्हें विश्वास, सिद्धांत अथवा जीवन दर्शन कहा जाता है। देखो, परिप्रेक्ष्य का मतलब यही होता है कि व्यक्ति किसी वस्तु को किस नज़रिए से वो देखता है। थियोडोर के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है और परिप्रेक्ष्य कहलाता है। गुडे एवं हार्ट ने परिप्रेक्ष्य के संबंध में कहा है कि किसी घटना, वस्तु या स्थिति का अध्ययन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। इनके अनुसार किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परिभाषाएं उसके परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। अब तक हम जान चुके हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अध्ययन का एक दृष्टिकोण है जो इसे अन्य विषयों से अलग करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम किसी भी घटना अथवा स्थिति का अध्ययन करके उसके सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों एवं भूमिका, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन अथवा सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में करते थे। इस तरह से हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो इसका निचोड़ निकल के आ गया है। मुख्यतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो पक्ष हैं। प्रथम, इसमें हम व्यक्तियों के मध्य बनने वाले संबंधों, उसके निर्माण की प्रक्रिया, उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। द्वितीय, इसमें हम किसी घटना अथवा अध्ययन वस्तु का हमारी सामाजिक संस्थाओं, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक संबंधों, सामाजिक मूल्यों, मानदंड एवं सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र क्या है। तो अभी पहला चैप्टर है, तो थोड़ा इसमें समाजशास्त्र को लेकर अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं दी गई है, अलग अलग समाजशास्त्र की परिभाषा को समझाया गया है। आगे जब हम समाजशास्त्र के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ हम समाज जो जिसमें हम रहते हैं ना, उस परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखेंगे तो वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।